आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एरो फंक्शन क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये जो एरो फंक्शन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट भी है। तो मैं इसको आप लोगों के साथ इतने अच्छे तरीके से डिस्कस करूँगा और बहुत ही कि बहुत ही सिंपल तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से आपके साथ मैं इसको डिस्कस करूँगा, जिससे कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद एरो फंक्शंस के बारे में कोई भी डाउट नहीं रह जाए। ओके, सो बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना वीएस कोड ओपन कर लेना है। कोई भी कोड एडिटर आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको दो फाइल्स बनानी है, index.html और practice.js। दोनों को लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, ये लाइन ऑफ कोड आपको यहाँ पे लिखना है। दैट इज़ स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके आप यहाँ से लिंक कर सकते हो उसको। ओके, उसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं एरो फंक्शन क्या होता है। तो कुछ यहाँ पे मैंने थ्योरी लिखी हुई है, शायद मुझे लगा कि ये आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने लिख दी। ठीक है, एक बार इसको पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल के साथ इसको देखते भी चलते हैं। ठीक है, ओके। सो सबसे पहली लाइन यहाँ पे क्या लिखी हुई है, आप इसको रीड आउट करो। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ES6 एंड प्रोवाइड्स अ शॉर्टर सिंटैक्स कंपेयर टू रेगुलर फंक्शन एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने मेरे लास्ट वाली वीडियो में मैंने जो रेगुलर फंक्शन एक्सप्रेशन मीन्स सिंपली आप कह सकते हो जो फंक्शन एक्सप्रेशन मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, तो उससे भी शॉर्टर फॉर्म ये आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप लोगों ने फंक्शन एक्सप्रेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हम फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं। तो भाई आप एक बात यहाँ पे देख रहे हो कि फंक्शन एक्सप्रेशन के कंपैरिजन में ये हमें शॉर्टर सिंटैक्स प्रोवाइड कराता है। मतलब हमें जो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिंटैक्स लिखना पड़ रहा था, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ईजी कर सकते हैं और शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट मतलब छोटा कर सकते हैं, और भाई हर इंसान को अपना काम छोटा करने की बहुत आदत है। ओके, तो हम ये जो एरो फंक्शन है, ये हमारे काम को क्या कर रहे हैं, हमारे सिंटैक्स को सॉर्ट कर रहे हैं। और भाई बहुत अच्छा तरह से मतलब आप देखोगे, आप खुद आप समझ जाओगे। उसके बाद एक यहाँ पे चीज़ है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ES6। ES6 मतलब ECMAScript 6। एक्चुअली 2015 के बाद वाली जो जावास्क्रिप्ट है उसको हम ES6 बोलते हैं। ठीक है, ES6 क्या बोलते हैं, 2015 के बाद जो जावास्क्रिप्ट में चेंजेस करे गए थे तो वो ES6 के तहत करे गए थे। बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस्ड किया गया था, लाइक क्लासेस नहीं थी पहले जावास्क्रिप्ट में, तो ES6 के बाद क्लासेस भी आ गई। ठीक है, डीस्ट्रक्चरिंग नाम की एक चीज़ होती है, वो भी ES6 के बाद ही आई। आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो बस ये कुछ 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई, और वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ES6 जब आपका आया था तब जावास्क्रिप्ट में चेंजेस करे गए थे बहुत सारे, जैसे कि क्लासेस का आना और आपके डीस्ट्रक्चरिंग होना, रेस्ट पैरामीटर होना, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ये सारी चीज़ें ES6 के बाद ही इंट्रोड्यूस्ड हुई हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और ये एरो फंक्शन भी क्या है, आपका ES6 में ही इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। तो ये तो हमने एक लाइन थ्योरी देख ली, बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही है, हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। सपोज़ करिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यूजिंग फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो फंक्शन एक्सप्रेशन में आपके लिए लिखने वाला हूँ, लेट्स से ऐड नाम का मैं एक फंक्शन एक्सप्रेशन बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐड नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैं एक फंक्शन असाइन करूँगा जिसमें दो पैरामीटर्स होंगे, लेट्स से A, B। और ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा A+B। ठीक है, इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है और यहाँ पे दो नंबर्स मेरे को देने हैं, 1020 या फिर 1025, आप ऐसे समझ सकते हो। उसके बाद मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, इसको console.log भी करना पड़ेगा। इसको console.log भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि केवल कॉलिंग से हमारा आउटपुट नहीं दिखेगा, हमें कॉलिंग को console.log के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न A+B है। अगर यहाँ पे console.log होता, इस रिटर्न की यहाँ पे console.log A+B होता, तो हमें यहाँ हमें console.log की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मैं रन करता हूँ। तो रन करोगे तो यहाँ पे देखो 10 + 25 दिस इज़ 35। ओके, तो ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है कि ये फंक्शन एक्सप्रेशन है, जहाँ पे हमने क्या करा, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ऐड नाम से और उसके अंदर हमने एक फंक्शन असाइन कर दिया। फंक्शन के पास दो पैरामीटर्स हैं A और B, और वो उनको क्या कर रहा है, उनके एडिशन को रिटर्न कर रहा है। क्या मैं यही काम एरो फंक्शन की हेल्प से कर सकता हूँ? जी हाँ, कर सकते हो। कैसे करोगे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉन्स्ट ऐड आपको लिखना है, क्योंकि भाई फंक्शन एक्सप्रेशन का ही एक शॉर्टर फॉर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है वेरिएबल का है तो यूज़ होना ही होना है। तो कॉन्स्ट ऐड आपको लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है पैरेंथेसिस, एरो बनाना है। एरो बनाने के बाद आपको कुछ इस तरह से लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे A, B दो पैरामीटर्स थे, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे A और B दो पैरामीटर थे, उन पैरामीटर्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड देन आपका क्या था, रिटर्न A+B था, तो आप यहाँ पे लिख दोगे A+B। देखो
और अब मैं आपको इसको रन भी करके दिखाता हूँ। ऐड 10,25 देखो आपका आउटपुट कितना आएगा, लेकिन इसको मुझे कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा। कंसोल डॉट लॉग ऐड a,b सॉरी 10,25। तो देखो अभी भी आउटपुट 35 आ रहा है। मैं इस वैल्यूज़ को यहाँ पे चेंज करता हूँ जिससे कि हमें कुछ पता चलेगा कि हमारा आउटपुट अलग आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है। तो 15 + 25 आपका 40। तो अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस बताता हूँ। देखो आपने यहाँ पे भी आपने ऐड नाम का एक वेरिएबल बनाया था और यहाँ पे भी आपने ऐड नाम का वेरिएबल बनाया है, लेकिन यहाँ जो आपने फंक्शन असाइन करा था, यहाँ जो आपने फंक्शन असाइन किया था वो कुछ इस तरह से था। फंक्शन लिखा था यहाँ पे, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर 2 पैरामीटर्स थे और यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट था। लेकिन यही काम, इस पूरे काम को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। देखो कितना छोटा हो गया, कितना छोटा हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ था वो फंक्शन हमें नहीं लिखना पड़ा। इस फंक्शन की जगह पे हमने यहाँ पे एरो लगा दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस भी नहीं लिखने पड़े, ये पैरेंथेसिस भी नहीं लिखने पड़े और साथ में रिटर्न भी नहीं लिखना पड़ा, केवल हमें a+ भी लिखना पड़ा। तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही कह रही है। ये क्या कह रही है, शॉर्टर सिंटेक्स हमें प्रोवाइड करता है कौन, एरो फंक्शन, एज कम्पेयर टू फंक्शन एक्सप्रेशंस। सो ये हमारी लाइन यहाँ पे प्रूफ भी हो चुकी है। तो देखो आपको समझ में आया होगा, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब जो दूसरी वाली लाइन है इसको मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं थर्ड वाली लाइन को पढ़ता हूँ। ये जो लाइन है हमारी, इसमें इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि इफ़ द फंक्शन बॉडी कंटेन्स ओनली अ सिंगल एक्सप्रेशन। हाँ, हमारा जो फंक्शन था ये वाला, इसकी जो बॉडी थी उसमें केवल एक ही लाइन थी, दैट इज़ रिटर्न a+b। तब आपको क्या करना है, ये आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं लिखने की ज़रूरत है, ये कर्ली ब्रैकेट्स। इसीलिए देखो हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लिखे नहीं, लिखे क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमारा जो फंक्शन का जो बॉडी था उसमें केवल एक ही एक्सप्रेशन था, एक ही स्टेटमेंट थी, जिसकी वजह से हमने इनको लिखना ज़रूरी नहीं समझा। इस वजह से मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो रिटर्न था, देखो आपका रिटर्न भी तो लिख रहा था, उसको भी मैंने नहीं लिखा। मतलब जो RETURN रिटर्न पूरा हमें कुछ इस तरह से लिखना पड़ता, इस तरह से हमें लिखना पड़ता, इस तरह से हमें लिखना पड़ता, तो आपका आउटपुट अभी भी सेम आता। लेकिन इसने हमसे बोला है कि अगर फंक्शन बॉडी में केवल एक ही स्टेटमेंट है तो आप रिटर्न को भी हटा सकते हो और कर्ली ब्रैकेट्स को भी हटा सकते हो, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो। लेकिन ये केवल आप तभी कर सकते हो जब आपकी फंक्शन बॉडी में केवल एक एक्सप्रेशन है। अगर आपकी फंक्शन बॉडी में एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन है तब क्या करोगे, लाइक मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट कुछ भी बना देते हैं, ऐड नाम से बना देते हैं, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऐड a,b। इस बार देखना ध्यान से, इस बार मैं कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैं इस बार दो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने वाला हूँ। पहला मैं लिखूँगा कंसोल पहला मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग a+, एक्चुअली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, एडिंग 2 नंबर्स। बस मेरे को 2 स्टेटमेंट लिखनी है, कुछ भी लिख दो, एंड देन आपको लिखना है रिटर्न a+b। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग ऐड 10,20। तो देखो जब मैं इसको रन करूँगा तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे एडिंग 2 नंबर्स और आपका 30। ठीक है, तो ये था आपका। अब आप यहाँ पे ना तो इसको हटा सकते हो, अगर आप इसको हटाओगे तो आपका क्या मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको एरर्स मिलेगी। देखो यहाँ पे ये कुछ फेड कलर सा हो गया है, धुंधला धुंधला सा हो गया है, क्योंकि मैंने इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एरर्स ही हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जो हमारी थर्ड वाली लाइन है और जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन है वो जो कह रही थी वो हमने प्रूव भी कर दिया मैंने आपके सामने। पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी, हमें शॉर्टर सिंटेक्स देता है। साथ में जो हमारी थर्ड वाली लाइन है वो ये कह रही थी, अगर एक सिंगल एक्सप्रेशन है, मतलब आपकी जो बॉडी है, ये जो फंक्शन की बॉडी है, अगर उसमें केवल एक ही स्टेटमेंट है तो आप इन कर्ली ब्रैकेट्स को हटा सकते हो, आप रिटर्न स्टेटमेंट को भी हटा सकते हो, डायरेक्ट आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। सिंपल, यहाँ पे हमने ना कर्ली ब्रैकेट को लिखा है ना मैंने प्लस को लिखा है। उसके बाद अगर मान लीजिए 2 स्टेटमेंट हों तो आपको यहाँ पे प्रॉपर लिखना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट भी लिखने पड़ेंगे और आपको रिटर्न भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सेकंड वाली लाइन है ये क्या कह रही है, ये आपसे कह रही है कि इफ़ देयर इज ओनली 1 पैरामीटर देन पैरेंथेसिस कैन बी ओमिटेड। इसका क्या मतलब है कि अगर केवल एक पैरामीटर है, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट, एक और फंक्शन एक्सप्रेशन बनाते हैं यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट होली, और पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं, कॉन्स्ट होली। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से किसी का नाम, जो भी बंदा अपना नाम है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे करूँगा, और यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, हैप्पी हैप्पी
और यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ p प्लस नेम। ठीक है, तो इसको देखते हैं कुछ आता है कि नहीं आउटपुट में। होली, उसके बाद यहाँ पे लेट से अंकित। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हैप्पी और होली तो मैंने ऐड ही नहीं करा, हैप्पी होली एंड देन एक, ठीक है, प्लस ये इस तरह से, तो हैप्पी होली अंकित आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी हमें एक वो ऐड करना पड़ेगा स्पेस, अभी करता हूँ बस। देखो हैप्पी होली अंकित, हाँ। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो लाइन है ये क्या कह रही है, ये लाइन कह रही है कि इफ़ देयर इज़ ओनली वन पैरामीटर देन पैरेंथेसिस कैन बी ओमिटेड। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो फंक्शन एक्सप्रेशन है जो आपने बनाया है उसमें केवल एक पैरामीटर है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे केवल एक पैरामीटर है हमारे पास, दैट इज़ नेम, तब आप इन पैरेंथेसिस को हटा सकते हो कुछ इस तरह से। तो अब मैंने पैरेंथेसिस को हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया। और चूंकि एक स्टेटमेंट है बस मेरे फंक्शन की बॉडी की, तो मैंने यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट को भी हटा दिया और जो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे आने चाहिए थे मैंने उनको भी हटा दिया। ठीक है, समझ रहे हो, मैंने इनको भी हटा दिया, तब भी ये काम करेगा। तो देखो यहाँ पे अभी भी ये काम कर रहा है, हैप्पी होली अंकित अभी भी आ रहा है। तो ये थे आपके एरो फंक्शंस के बारे में कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे और आपको आने चाहिए। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एरो फंक्शन जो है वो दिस कीवर्ड के साथ कैसे बिहेव करते हैं। एरो फंक्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस कीवर्ड विद एरो फंक्शंस। ये चीज़ मैं अभी आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, एक्चुअली ये हम डिस्कस तब करेंगे जब मैं आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाऊँगा, ऑब्जेक्ट्स डेटा टाइप के बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जब कभी हमारा ये इसका टर्न आएगा तो हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एरो फंक्शन के साथ दिस कीवर्ड कैसे बिहेव करता है। अब दिस कीवर्ड क्या होता है ये भी मैं आपको तभी बताऊंगा, अभी आपको बताने की कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें अभी पता नहीं है। बस आपको ये 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और मैंने तीनों पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया आपके साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।